मंच पर पधारे केंद्र सरकार में मंत्री और मेरे बड़े भाई श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, राष्ट्रीय एपीएन न्यूज संपादक श्री राष्ट्रीय जी जो एपीएन न्यूज की संपादक हैं प्रदीप राय साहब, चेयरमैन बालाजी फाउंडेशन, श्री इंद्रजीत बुधवार साहब, हमारे दल के और भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म के प्रति बहुत ही जागरूक श्री सुनील देवघर साहब, श्री विनोद जुनेजा जी, सभागार में उपस्थित देवियों एवं सज्जनों, मेरा सौभाग्य है कि एपीएन न्यूज बालाजी द्वारा आयोजित इस सेमिनार में कुछ विषय न्याय की पहुंच बढ़ाना एक चुनौती, आज़ादी के 75 साल में न्याय की पहुंच बढ़ाने की क्या चुनौतियां हैं, गरीबों को न्याय कैसे सुलभ हो, सरकार और विभाग इस दिशा में क्या कर रहा है, महिलाओं के लिए न्याय की पहुंच बढ़ानी, न्याय मंत्रालय की पहल जिससे न्याय सुगम हो सके और अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनको कैसे राहत मिले, और अदालतों के नवीनीकरण, कंप्यूटराइजेशन, वर्चुअल हियरिंग, ई कोर्ट्स, स्पेशल पास्को कोर्ट्स आदि पर सरकार क्या काम कर रही है, इस पर मुझे अपनी बात कहने का निर्देश मिला है। भारत के संविधान में जो हमारी प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें अधिकारों की सूची जस्टिस सबसे शुरू होती है। यह दर्शाता है कि संविधान निर्माताओं ने न्याय को हमारे नागरिकों तक पहुंचाने के लिए कितना महत्व दिया है, ये उसकी प्रियम्बल अपने आप में बताती है। संविधान का आर्टिकल 39A में इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड का प्रावधान है। इसी के तहत फ्री लीगल एड शोषितों, पीड़ितों, वंचितों को मिल सके। इसी आर्टिकल के तहत 1987 में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट लागू किया गया और वर्ष 1995 में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको हम बोलचाल में नालसा कहते हैं, नालसा का गठन हुआ और नालसा की ही तर्ज पर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो उसी तर्ज पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और तालुका लीगल सर्विस अथॉरिटी के रूप में हम सालसा डालसा के रूप में हम लोग लीगल सर्विस अथॉरिटीज कार्यरत हैं। देश में 37, मुझे कहते हुए अच्छा लग रहा है कि 37 सालसा, 676 डालसा जो जिले लेवल पर होती हैं और 2361 तालुका स्तर पर हमारी लीगल सर्विस एड्स काम कर रही हैं। पिछले एक वर्ष में 64 लाख लोगों को इस प्रकार की निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा लीगल सर्विस अथॉरिटीज द्वारा लोक अदालतों का भी आयोजन किया गया। आप सारे प्रबुद्ध लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपको पता है कि राष्ट्रीय लोक अदालत होती हैं और राज्य की लोक अदालत होती हैं, साल में 4 बार काम करती हैं। और वो जो कंपाउंडेबल मुकदमे हैं जिनमें समझौते हो सकते हैं, उस पर काम करते हैं। और इन लोक अदालतों का आयोजन शहरों से लेकर गांव तक हम लोग कर रहे हैं। इन लोक अदालतों में लंबित मामले जल्द निपटाए जाते हैं और कई ऐसे मामले जो अभी तक अदालत नहीं पहुंचे हैं, कोर्ट केस बनने से पहले ही रोककर उनका समाधान किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा मुझे कहते हुए अच्छा लग रहा है कि 2021 में 1.28 बड़ी संख्या है, 1,28,00,000 मामले निपटाए गए हैं। राज्य लोक अदालतों द्वारा भी 2021-22 में 5 लाख मुकदमों का निपटान किया गया। सबको पता है कि कोरोना महामारी एक हमारे लिए समस्या लेकर आई है, लेकिन इस आपदा में भी जनता को न्याय मिलने से वंचित ना रहे, ऐसी सोच में भारत की न्यायपालिका ने वर्चुअल हियरिंग की प्रथा भारत में पहली बार अपनाई गई है। मुझे लगता है कि कोरोना से जनहानि, धनहानि तो बहुत हुई है, लेकिन कुछ आवश्यकताएं आविष्कार की जननी हैं। इस सिद्धांत पर जो वर्चुअल मीटिंग होने लगी हैं, वर्क फ्रॉम होम होने लगा है, समय की बचत होने लगी है, आने जाने का
दुनिया भर का समय बचा है और उससे मुझे लगता है कि मुकदमों के निपटान में भी थोड़ा समय बचेगा। तो वर्चुअल हियरिंग की प्रथा भारत में आई और 2020 से लेकर अब तक आपको ये आंकड़े जरूर चौंकाने वाले लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 2,61,000 मामले और जिला और सबऑर्डिनेट न्यायालय में 2,19,00,000। अब कोरोना नहीं आया होता तो वर्चुअल वाला आता 2-4 साल बाद आता, लेकिन उस समय लोगों को न्याय मिल सके, तुरंत न्याय मिल सके, जल्दी न्याय मिल सके, तो वर्चुअल हियरिंग हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। उसके माध्यम से हमने सबऑर्डिनेट लोअर सब कोर्ट्स में 2,19,00,000 मामले वर्चुअल माध्यम से सुने गए। समय के अनुसार अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव लाकर लीगल सर्विस अथॉरिटीज ने भी ई लोक अदालत भी अब शुरू कर दी गई है। वैसे तो लोक अदालत एक पंचायत से हमने उसको लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के कोई जज जा रहे थे एक पेड़ के नीचे, काफी भीड़ थी, तो पता किया क्या हो रहा है, तो पता चला पंचायत हो रही है। तो उन्होंने कहा अगर पंचायत से ये लोग अपने गांव के मुकदमों का निपटान कर सकते हैं तो ऐसी ही हम उसको थोड़ा लीगल जामा पहनाते हुए लोक अदालत की स्थापना करके कर सकते हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि लोक अदालतों के माध्यम से काफ़ी मुकदमों की जो है सुनवाई हो जाती है। तो लोक अदालतों ने भी 47 लाख, जो मैडम राजश्री ने मेरे से सवाल किए थे कि आप क्या कर रहे हैं जल्दी करने के मामले में, द्रौपदी मुर्मू जी ने जो झारखंड के राज्यपाल के रूप में आपकी कॉन्क्लेव में कुछ चिंताएं व्यक्त की थी, संयोग है कि जो चिंता व्यक्त की थी, हमारे महामहिम राष्ट्रपति होते हैं, वो सेना के भी प्रमुख होते हैं, वो अदालतों के भी प्रमुख होते हैं, वो एजुकेटिव के भी प्रमुख होते हैं। निश्चित तौर से जब उनके संवेदनशील दिल में गरीबों के प्रति, आदिवासियों के प्रति, महिलाओं के प्रति, शोषितों के पीड़ित प्रति, वंचितों के प्रति, लाचारों के प्रति अगर एक जो महामहिम राज्यपाल के रूप में वो अपनी संवेदनशीलता का परिचय दे रही हैं, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति भवन से जरूर कुछ ना कुछ इस प्रकार के दिशा निर्देश भी मिलेंगे जो उनकी चिंताओं को भी मुक्त कर पाएंगे और गरीबों का एक अंतिम पायदान पर खड़े हुए गरीब व्यक्ति को विधिक अंत्योदय भी मिल सके। क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो अंत्योदय की बात की है कि आखिरी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए, अलग अलग समय में अलग अलग परिभाषाएं लोगों ने की हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि विधिक अंत्योदय भी होना चाहिए। अंत्योदय का मतलब केवल ये नहीं होना चाहिए कि हम अंतिम व्यक्ति को एक आवास दे दें, बिजली दे दें, सिलेंडर दे दें, उसको शौचालय दे दें, विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन दे दें, 12 रुपये 330 का उसका बीमा करा दें या आयुष्मान कार्ड के तहत उसका इलाज करा दें। मुझे लगता है कि एक राजनीतिक अंत्योदय भी होना चाहिए, विधिक अंत्योदय भी होना चाहिए। तो एक महिलाएं, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि महिला किसी भी वर्ग की हो, महिला पिछड़ी होती है, क्योंकि 2वीं दर्जे का भोजन करती है और 2वीं दर्जे की चिकित्सा भी वो करती है और 2वीं दर्जे का हर प्रकार का स्टेटस उसका अपने गांव में होता है। तो एक तो महिला, ऊपर से आदिवासी, और अंतिम पायदान पर खड़ी हुई महिला आदिवासी को राष्ट्रपति भवन पहुंचाकर ये भी भारतीय जनता पार्टी ने संदेश दिया है कि केवल लोक कल्याणकारी योजनाओं में ही हम अंत्योदय नहीं करते हैं, बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक अंत्योदय द्रौपदी जी को राष्ट्रपति बनाकर नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। और एक जो लुटियन जोन में एक संदेश हमेशा रहता था कि पद्म पुरस्कार, मैं कोई एलीट क्लास के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन पद्म पुरस्कार वही महिलाएं जो कैम्ब्रिज में पढ़ी हैं, हार्वर्ड में पढ़ी हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ी हैं, या बहुत बड़े एनजीओ चलाती हैं, या यूनो करके ही अंग्रेजी में अपनी सारी बात को कहती हैं, या बहुत ब्रांडेड कपड़े और ब्रांडेड पर्स पहनती हैं, या बर्बरी वाले ही लोग पद्म पुरस्कार पाएंगे, उस मिथ्या को भी प्रधानमंत्री ने तोड़ने का काम किया है। और मुझे लगता है कि आप समझ सकते हैं कि हमारे जो आदिवासी लोग हैं, बल्कि मूल निवासी लोग जो भारत के हैं, जो सदियों से शोषित, पीड़ित, वंचित रहे, जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों से वंचित रहे हैं, वो भी राष्ट्रपति भवन तक जा सकते हैं। तो ऐसी तमाम करोड़ों महिलाएं जो हीन भावना से ग्रसित रहती थी, जो ये तक कहती थी अरे हमें सरपंच का चुनाव क्या लड़ना, हम तो गरीब हैं, हम तो अशिक्षित हैं, हम तो पर्दा प्रथा वाली हैं,
उस मिथक को भी नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ने का काम किया है। और मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए हम कुछ भी उदाहरण दें कि हमने श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना लिया था, हमने मिसेस पाटिल को पहले राष्ट्रपति बना लिया है, या किरण बेदी पहली IPS हो गई थी, या इतने IAS आ रहे हैं, या कल्पना चावला या PT ऊषा के, या मायावती जी, ममता जी और हम जयललिता जी के उदाहरण दें। ये सब उदाहरण एक पलड़े में रखे जाएं और द्रौपदी मुर्मू को एक पलड़े में रखा जाए तो मुझे लगता है महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा व्यवहारिक पक्ष कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो मैं फिर विभाग पे आता हूँ, बीच बीच में अपने अनुभव सुनाऊंगा और बाकी विभाग द्वारा लिखित जैसा मंत्रियों को, क्योंकि स्लिप ऑफ द टंग हुई ना तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। तो ये मेरा विभाग ऐसा है कि जरा भी कुछ इधर उधर हुए तो लक्ष्मण रेखा फिर हो जाती है कि लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर दी। तो मैं कोशिश करूंगा कि लक्ष्मण रेखा पार ना करूं और सीता का हरण ना हो। तो कोशिश करूंगा कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया का जो रोल है हम अपनी सीमाओं में रहें। आप पर भी, मीडिया पर भी एक शेर याद आ रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी का आप भी एक स्तंभ है, चारों में मजबूत रहना चाहिए। किसी में भी घुन लग जाएगा तो लोकतंत्र के मंदिर को खतरा हो जाएगा। तो पत्रकारों की तरफ से उनके मालिकों को एक शेर नजर करता हूँ, जो ख्वाब थे मेरे जहन में न कह सका न लिख सका, जो जुबां मिली वो कटी हुई, जो कलम मिला वो बिका हुआ। तो मैंने थोड़ी सी आपकी पीड़ा को व्यक्त करने का और राजनीतिक लोगों की पीड़ा भी जो आपकी तरफ आपके लिए कहते हैं कि आप दो शब्द लिखते हैं और उम्र भर गाते हैं, हम पोथियां लिखते हैं एक उम्र दे जाते हैं। तो ननद भाभी वाला रिश्ता है हमारा आपका, रहेंगे भी साथ में भी और लड़ेंगे भी। तो ये पॉलिटिशियंस का और मीडिया का बिल्कुल ननद भाभी वाला रिश्ता है कि बहुत प्यार भी रहता है, लेकिन लड़ाई झगड़े भी छोटे मोटे हो जाते हैं। हमारी समस्या है कि जो हम आज बोल रहे हैं, हम चाहेंगे कल ये 5 कॉलम में आए, मेरी फोटो के साथ आए। आपकी समस्या है कि आपको पेज में स्पेस की प्रॉब्लम होती है। आपकी समस्या, हमारी समस्या है कि 30-40 त्यौहार आते हैं, 10-12 नेताओं की जन्मतिथि और पुण्यतिथि आती हैं, तो कैसे विज्ञापन दिया जाए। आपकी समस्या है कि अखबार कैसे चलेगा, चैनल कैसे चलेगी अगर विज्ञापन ना दिया जाए। तो मैं फिर लौटता हूं कि हमारे विभाग ने टेली लॉ एक स्कीम लागू की है, भारत सरकार की योजना है, जिसके द्वारा समाज के गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित जनता मुफ्त में न्यायिक सलाह पा सके। सही समय पर सही अधिवक्ता द्वारा सही सलाह किसी भी गरीब व्यक्ति की बड़ी मददगार हो सकती है। टेली लॉ द्वारा अब तक 21 लाख से ऊपर सलाह दी गई है। लेकिन मैं फिर अभी व्यवहारिक पक्ष पर आऊँगा, लेकिन जो आजकल है, मुझे नहीं लगता कोई गरीब व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट आ पाएगा, क्योंकि वो जो उसका मुकदमे की वो जो सिनॉप्सिस बनेगी उसमें भी उसके खेत बिक जाएंगे। और अगर वरिष्ठ वकील साहब ने अपने जीवन के बहुमूल्य 10 मिनट भी उनको दे दिए तो लगता है मकान भी बिक जाएगा। तो अब जो भी उसके साथ हो रहा है, बस न्याय के देवता शनि महाराज उसकी मदद कर दें तो मदद कर दें, वरना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सजा पाके ज़्यादा से ज़्यादा वो हाई कोर्ट तक पहुंच पाएगा और हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उसका आना बहुत कठिन है। मुझे लगता है कि भेड़ का मुकदमा लड़ने के लिए आप आएंगे तो आपको अपनी भैंसें बेचनी पड़ेंगी। तो आदमी सोचता है कि भैंस ना बेचे और भेड़ों तक ही मामला शांत हो जाए तो ठीक है। तो भारत सरकार की एक दूसरी योजना भी है, प्रो बोनो स्कीम। इस योजना में जो हमारे पंजीकृत अधिवक्ता हैं वो गरीब लोगों की निःशुल्क और विधिक सहायता प्रदान करते हैं। हमारा देश आज विज्ञान भवन में हमें एक बात माइंड सेट करके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो पीपल के पेड़ के नीचे बातें करता हूँ, तो भारत होता है और यहाँ इंडिया होता है। और इस देश की बड़ी परेशानी है कि 70 साल से भारत सरकार चुनता था और इंडिया सरकार चलाता था। पिछले 8 साल से हो रहा है कि भारत सरकार चुन रहा है और भारत ही सरकार चला रहा है। तो भारत सरकार चुन रहा है और भारत सरकार चला रहा है, तो माइंड सेट थोड़ा सा करके जाइएगा कि इस देश में आंकड़े, मैं बहुत आंकड़ेबाज नेता नहीं हूँ, मुझे आंकड़े
सत्य होते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी चिढ़ है, उबाऊ भाषण होता है। लेकिन इस फैक्ट को देवधर जी क्या कोई झुटला सकता है कि इस देश की 130 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल लेने के लिए 45 डिग्री टेम्परेचर में लाइन में लग रहा है, ना मिलने पर हम लोगों से शिकायत कर रहा है। क्या 80 करोड़ छोटी है? मैं देख रहा हूँ एक आज मेरी निगाह एलबी के पर्स पर पड़ रही है, तो आपका जितने का पर्स है इतने में कम से कम 10 शौचालय बनेंगे, क्योंकि हमारा जो शौचालय है वो 12,000 की कीमत का है और ये एलबी के पर्स लाख रुपए के आसपास के आते हैं। तो तय करो कि 80 करोड़ लोगों के बारे में भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। जितने में एक वॉश बेसिन, किसी पैसे वाले आदमी के घर में एक वॉश बेसिन जिसमें पानी ही निकलता है, दूध नहीं निकलता है, बियर नहीं निकलती है, और मैं ये भी देखता हूँ कि गर्म पानी भी नहीं निकलता है, और वे भी देखता हूँ कि उसमें से ऊपर से पानी नहीं आता, तो अक्सर मग्गे से हाथ धुलाए जाते हैं। एरा वाला लगभग 1.25 लाख का आता है। इतने में हम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास देते हैं, और प्रधानमंत्री ग्रामीण, क्योंकि मैं यहाँ आत्म प्रशंसा के लिए नहीं खड़ा हूँ, लेकिन मैं अपने 6 कार्यकाल में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के मैं केवल 44 रात दिल्ली में रुका हूँ, और इस 44 दिन का इतिहास है कि मंत्री बनने के बाद 15 अगस्त तक आपने मुझे जाने नहीं दिया था। मैं रोज जाता हूँ, आज भी जाऊँगा और फिर आऊँगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल, कव्वाली, कुआ पूजन, एकादशी का व्रत का उद्यापन, कोई बर्थडे, मैरिज, एनिवर्सरी ना छोड़ूं, और ये भी कोशिश करता हूँ कि कार्यकर्ता है तो उसकी भैंस के बनने पे भी जानता हूँ। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ज़मीन की बातें मुझे पता हैं। तो उसी के तहत मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब 1,20,000, 1.5 लाख कर दिया का आवास बनता है। मैं भी 4-5 दिन पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गया था, तो ऐसे गांव में जा रहा था, अचानक एक महिला दौड़ के आई, भैया रुको रुको। मैंने कहा नहीं, मुझे आगे मीटिंग है। नहीं रुको, और घर में भागी। घर में घी नहीं था, तो सरसों के तेल में रुई भिगा करके उसने दीपक जलाया और आरती की। मुझे बड़ी शर्म आ रही थी, क्योंकि मैं इस लायक नहीं समझता हूँ कि मेरी। इसके बाद फिर उसको मीठा कुछ घर में नहीं मिला, तो 3-4 बतासे मेरे मुंह में जबरदस्ती ठूस दिए। मैंने कहा इतनी खुश क्यों हो? तो उसने कहा मेरे को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास मिला है। मैं झोपड़ी के आधे पोर्शन में भैंस बांध के रखती थी और आधे पोर्शन में खुद सोती थी। रात में कपड़े भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब भले ये 1.5 लाख का मकान हो, लेकिन मेरी अपनी छत है, और इस बारिश का एक बूंद पानी मेरे ऊपर नहीं आता है। नहीं तो बारिश में पानी आता था और थाली नीचे रखी जाती थी, जिससे पूरा फर्श गीला ना हो जाए। और हम अक्टूबर नवंबर में भैंस को बाहर रखते हैं, दिसंबर में, नवंबर में उसके ऊपर बोरे की झूल डालते हैं, और जब जनवरी की कड़ाकेदार सर्दी आती है तो उसी कमरे के आधे पोर्शन में भैंस बांधी जाती है और आधे पोर्शन में चारपाई रहती है। और रात में जब भैंस पेशाब करते हुए पूंछ हिलाती है तो मेरे मुंह पर भी कई बार गिरा है। और जिस इथेन मीथेन से आप लोग बहुत चिढ़ते हैं, ऐसे हमने बचपन में बहुत ज़्यादा गोबर की स्मेल को सूंघने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि अब जानवर का अलग है और इंसान का कमरा अलग है, और वो एक इज्जत घर है। मैं विषय पे भी आऊँगा और विषय से भी भटकूँगा, क्योंकि विषय से इसलिए भटकूँगा कि 80 करोड़ लोगों की बात करनी बहुत ज़रूरी है। उसमें आपके सामाजिक दायित्व का निर्वहन के लिए भी मैं आपसे अपील करना चाहूँगा। मैं पुलिस में रहा हूँ, अगर 100 FIR बलात्कार की आती थी कि हमारी पत्नी या बहन या भाभी जो भी है शौच करते हुए करने गई थी, उस समय बदमाशों ने बलात्कार किया। क्योंकि हमारी महिलाएं कब शौच के लिए जाती थी? सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद, मीन्स जब अंधेरा हो। तो इस अंधेरे का फायदा बदमाशों ने भी उठाया है। जब से ये इज्जत घर आपने देवधर जी बनाया है, आप रिकॉर्ड की बात है कि शौच जाते हुए बलात्कारों की संख्या कम हो गई है। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो मैं आपसे यही अनुरोध करने के लिए आया हूँ कि ये 80 करोड़ लोग हैं। हमारी कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR है, लेकिन हमारी भी तो पब्लिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो थोड़ी होनी चाहिए। भगवान ने अगर हमें इतना सक्षम बना दिया है, तो मुझे लगता है कि छोटी मोटी सहायता हमें भी करनी चाहिए। ये भी मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूँ। गिव मी अ फिश एंड आई ईट फॉर ए डे, टीच मी टू फिश एंड आई ईट फॉर ए लाइफ। तो मत दो। मुझे लगता है कि आप किसी निर्बल वर्ग के बच्चों को पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा पैदा करने के लिए
अपने जीवन का अगर 10-15 मिनट समय रोज किसी नए बच्चे को दे देंगे और उसको पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा पैदा करा देंगे, तो मुझे लगता है कि ये एक हम बड़ा काम करने में